हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 26 फरवरी 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है, पहली न्यूज़ है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले 8 साल में जो लंबी बातचीत चल रही है, पहला एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया है और उसमें ये फाइनलाइज हुआ है सीज़ फायर पैक्ट कि अब जो सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है, लगातार एक एग्रीमेंट हो जाता है कि एलओसी के अक्रॉस दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी, पर वो लगातार उस पहले जो प्रीवियस जितने भी एग्रीमेंट्स थे उनका वायलेशन होता रहा है। बट ये पहली बार 8 साल में ये जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर करना, ये एक चिलिंग इफेक्ट दिखा रहा है कि अब दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत के बेसिस पे शांति को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और ये स्टेटमेंट अपनी तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से एक तरीके से इशू किया गया है। तो आर्टिकल में वैसे कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, तो नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अंबानी के घर के पास में एक कार में जेलेटिन स्टिक्स मिली हैं। जेलेटिन स्टिक्स यूँ मान लो कि स्टिक के फॉर्म में छोटे एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं जिनको कुछ इग्निशन दे करके फिर अगर फेंक दें या फिर कहीं पे स्ट्राइक करवाएं तो फिर ये ब्लास्ट करती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट था उनको, तो उसी चीज़ के लिए ये आर्टिकल है। तो बेसिकली जेलेटिन स्टिक्स क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। आर्टिकल को डिस्कस हम नहीं करेंगे। फिर ये बीच में सेंट्रल जो आर्टिकल है जिसमें सोशल मीडिया ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए इनके लिए नए रूल्स अभी रिलीज़ किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे बेसिक प्रोविजंस। वैसे तो हमने इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, जो इसके अंदर की चीज़ें हैं, वो हमने सुबह एडिटोरियल में डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को स्किप कर देना, क्योंकि इसी को कहीं ना कहीं डिकोड किया जाएगा जो हमने सुबह ऑलरेडी बात कर ली है। तो इसमें न्यूज़ को एक बार डिस्कस करेंगे, दोनों पॉइंट्स को, इधर भी और इधर। ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या इंडिया में ही ऐसा हो रहा है या कहीं और भी इन प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए कानून लाए जा चुके हैं या लाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल, यूके की कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, एक रास्ता दिखा दिया है कि नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिटेट किया जाएगा। उनका एक्स्ट्राडिशन फाइनल किया जा चुका है कि उनको अब इंडिया को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि लगभग 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है इन्होंने। और 13,500 करोड़ की जो केसेस हैं, एक तो सीबीआई में चल रहा है और एक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में चल रहा है। ठीक है, तो बाकी और कुछ काम की चीज़ है नहीं। इस मैटर को हम कल एक बार देख भी चुके हैं। फिर इसके अलावा आप देखोगे जो इंडियन न्यूज़ सर्विसेज हैं, सोसाइटी है आईएनएस, उन्होंने गूगल को कहा है कि आप अपना जितना भी शेयर, मतलब जितनी भी रेवेन्यू ले रहे हो या जो भी कमाई आपकी हो रही है, जो कि आप न्यूज़पेपर का कंटेंट है उसको शेयर करके कमा रहे हो, तो उसका एक ज़्यादा हिस्सा प्रोवाइड करो, जितना आप अभी दे रहे हो उससे ज़्यादा। और वो डिमांड की जा रही है कि टोटल रेवेन्यू जितनी आप न्यूज़ एजेंसीज़ की न्यूज़ का यूज़ करके जितनी रेवेन्यू आप कलेक्ट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, उसका 85% आप न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करो। ये डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मेन यही क्रक्स है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? ऑस्ट्रेलिया में जो कानून लाया गया है जिसमें गूगल और फेसबुक पे लगाम लगाई गई है। बोले कि आपकी जो रेवेन्यू है, जितनी इनकम आप करते हो, ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी न्यूज़ को यूज़ करके उन मीडिया हाउसेस को आप उनका शेयर जो है वो हेल्दी दो और उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, उसी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर के इंडिया की जो न्यूज़ सोसाइटी है उन्होंने भी गूगल से ये डिमांड की है। तो आर्टिकल की मेन चीज़ यहीं पे डिस्कस कर ली, आगे हम नहीं देखेंगे इसको। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेंड वाला हम देख ही लेंगे और फ्रंट पेज पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। आगे चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपोज किया है सेम सेक्स मैरिजेस को रजिस्टर होने से। इनका कहना यह है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इंडियन फैमिली के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में चला जाएगा अगर सेम सेक्स मैरिजेस को रजिस्टर करना शुरू कर दिया। यह आर्टिकल बहुत अच्छा है, देखेंगे इसको। साथ में इधर आप देखोगे कि जोधपुर की सेंट्रल जेल से 17 सेलफोन और 18 सिम कार्ड्स सीज किए गए हैं। तो ये बेसिकली एक ऑपरेशन के अंडर में ये पूरा एक कैंपेन चला था जिसमें जेलों के अंदर बैठे हुए जो कैदी हैं वो अंदर बैठे बैठे अपने साथी लोग जो कि जेल से बाहर जा चुके हैं उनके साथ मिलकर के कुछ कॉन्स्पिरेसी या कोई भी काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट, मतलब इन जेलों को क्लियर करने के लिए
जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लश आउट। तो आप इस नाम याद रखें कि ऑपरेशन फ्लश आउट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या था कि सेंट्रल जेलों में क्लीनलीनेस लाने के लिए, कि वहाँ पर बैठे बैठे जो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम को अंदर बैठे बैठे भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए। और उसी के अंडर में ये सेल फोन्स और 18 सिम कार्ड सीज हुए हैं। तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, मेन बात थी वो यहीं पे देख ली। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम यहीं पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। छोटी छोटी न्यूज़ हैं। एक तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के चलते ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको पढ़ना है, गूगल करना है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था वो सारी डिटेल आप गूगल करोगे, राइट। इधर दूसरी तरफ आप देखोगे यूनाइटेड नेशन में जैसे ही जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना शुरू किया है, तो जो कोविड-19 के चलते जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को यूएसए में एंट्री से बैन कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उस पर्टिकुलर पॉलिसी को, उस पर्टिकुलर आप कहोगे जो एक्शन को रिवर्ट कर लिया गया है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अब एंट्री अलाउड है। तो इससे जो इंडियन लोग हैं जो H1B वीज़ा के बेसिस पे अमेरिका में जाके काम करते हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इतना ही था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इधर कानून पास कर दिया है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि चाइना ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के 100 साल कंप्लीट होने के मौके पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जो रूरल पुअर्टी है उसको बिल्कुल ख़त्म करना था जड़ से। तो बोला वो हमने ख़त्म कर दी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना ये है कि चाइना में गरीबी को वो डिफ़ाइन कैसे करते हैं। देखो चाइना में गरीबी का जो लेवल है वो ये है कि एनुअल पर कैपिटा इनकम अगर 4000 युआन है, और इसका मतलब ये हो गया कि लगभग $620 अगर एनुअली कोई भी कमाता है या उसकी इनकम $420 एक साल की है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो एक दिन का हो जाता है $1.69। तो चाइना का गरीबी लेवल ये है। गरीबी मतलब एक इंडिविजुअल अगर एक दिन में $1.69 से कम पैसा कमाता है तो उसको गरीब माना जाता है चाइना में। रूरल पुअर्टी की और ध्यान रखना, अर्बन और रूरल दोनों अलग अलग तरीके से होती है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक का जो थ्रेशोल्ड है वो है अपनी तरफ से कि एक इंडिविजुअल अगर $1.9 से कम पैसे कमाता है, कम इनकम हो उसकी डेली की, उसको गरीब माना जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में रूरल रीजन में जो गरीबी का लेवल चाइना ने फिक्स कर रखा है वो कम है। बट इस तरफ इसके लिए इन्होंने ये कहा कि हमने रूरल पुअर्टी बिल्कुल एलिमिनेट कर दी, बिल्कुल ख़त्म कर दी, ठीक है। इतनी ही थी वर्ल्ड न्यूज़ पे। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे हमारे सामने वही सोशल मीडिया जो लॉ रिलीज़ किए गए हैं कल, उन्हीं की पूरी डिटेल मिल रही है। बट यहाँ पर हमें जो शुरू में हम डिस्कस करेंगे वो तो देखो लॉज के बारे में है, बट उन लॉज का अगर ब्रीच हो जाता है या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो नॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम पर्टिकुलर बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 जिसको फिर अमेंड कर दिया गया था 2008 में, उस एक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो नए लॉज, नए रूल्स लॉन्च किए गए हैं उनको नहीं फुलफिल करते हैं, उनके डिमांड को, तो उनके खिलाफ क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं और क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स अवेलेबल हैं वो जानेंगे। तो इस आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे नीचे वाला आर्टिकल कि बॉन्ड यील्ड राइज का मतलब क्या होता है और क्या इसके लिए मायने हैं इन्वेस्टर्स के लिए और क्या गवर्नमेंट के लिए मायने हैं। तो इस आर्टिकल को भी पूरा डिटेल में जानेंगे हम। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको हमें डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी की एक स्टेटमेंट, एक मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि उसमें एक तो ये कि अभी इंडिया की जो प्रेडिक्शन है, ग्रोथ जो है वो कितनी रहेगी फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022, ठीक है, तो उसमें 11.5% की प्रेडिक्शन लगा दी है आईएमएफ ने। अब ये देखो प्रेडिक्शंस तो वेरी करती रहती है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इन चीज़ों पे। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो चीफ है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलिना
जॉर्जीवा इस आईएमएफ की चीफ का नाम है और उनसे इनकी बातचीत हुई। फिर बात ये पूछी गई कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन वे में या स्ट्रांग वे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी, कैसे ग्रोथ रजिस्टर कर सकती है। तो बोले एक निम्बल बैंक की ज़रूरत है। निम्बल का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक जो कि रिसोर्सफुलनेस हो उसके पास में, मतलब रिसोर्सेज की कमी ना हो, और साथ में सीवीसी दैट मीन्स कि सर्विलांस भी प्रॉपर देखी जा सके, मॉनिटरिंग भी प्रॉपर की जा सके बैंकिंग सिस्टम की। ऐसे बैंक की ज़रूरत है। तो उस बैंक के लिए बड़े बड़े बैंक अगर होंगे तो जो यूथ की एस्पिरेशंस है बोलो वो पूरी हो सकेगी, और यूथ की एस्पिरेशंस अगर पूरी होगी तो आजकल जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा स्कीम, या फिर जो लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। फिर इनसे सवाल किया गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो, क्यों पैसा निकाल रहे हो। तो इनका ये कहना था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, ज़्यादातर का हाल ये हो रहा है कि जो लोग अपनी हार्ड अर्न मनी के बेसिस पे जो टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स पेयर का पैसा हम इन कंपनियों में कितने दिन तक इनको ज़िंदा रखने के लिए डालते रहेंगे। तो इसलिए ये अभी वायबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनमें से डिसइन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रख करके ये पूरा प्रोविज़न किया जा रहा है। ठीक है, बाकी देखो ये चीज़ें केवल स्टेटमेंट्स हैं, ये वेरी करते रहते हैं, कुछ स्टेटमेंट फिक्स नहीं है, राइट। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर से ही पूछा गया था कि फ्यूल पे जो सेसेस लगा रखे हैं, जो टैक्स पे टैक्स लगा रखे हैं आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप उनको कट क्यों नहीं कर देते। तो कट किया भी गया है। आपने देखा होगा प्राइस जो है 7-8 रुपए कम भी हो गई है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो। तो इसको धर्म संकट बोला है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास में भी फिस्कल का स्पेस ज़्यादा नहीं है, पैसा नहीं है, रेवेन्यू कम आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ रहा है। तभी तो 12,000 करोड़ रुपए तक का लोन उठाने की बात की जा रही है इस फेज़ में, जो क्राइसिस का सामना कर रही है इकोनॉमी, इसको इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। साथ में आरबीआई के गवर्नर ने भी यही कहा कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि फ्यूल टैक्सेस को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी आए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आए, और आरबीआई से भी कंसल्ट किया जाए। तो बाकी कुछ काम का है नहीं। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये पर सिलेंडर और बढ़ गया है। तो इसमें मेन वजह क्या है, फ्यूल प्राइस हाइक, इसकी वजह से। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी और एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट न्यूज़ है, न्यू रूल्स टू मेकिंग सोशल मीडिया एंड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट, जो भी कंटेंट उन पे शेयर हो रहा है। तो सोशल मीडिया के लिए क्या कानून लाए गए हैं वो देखो अकॉर्डिंग में। पहला कि कहाँ से वो इंफॉर्मेशन ओरिजिन हो रही है, उस फर्स्ट ओरिजिनेटर का अगर कंटेंट थोड़ा बहुत भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है या एंटी नेशनल है, तो वो मतलब इंफॉर्मेशन बताने की ऑब्लिगेशन रहेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि वो कंटेंट तैयार किसने किया। ठीक है, अगर कोई भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अगर सवाल करे तो, पहली चीज़। दूसरा, एक अपॉइंटमेंट करनी ज़रूरी है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जो कि ग्रीवांस ऑफिसर की तरह काम करेगा। और वो ग्रीवांस ऑफिसर का काम करने का तरीका कि मान लो कोई भी यूज़र अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर कराना चाह रहा है, और वो अगर इस ग्रीवांस ऑफिसर के पास में अपनी मेल या कोई भी एक तरीके से उसको कम्युनिकेट करता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ आपकी रिक्वेस्ट है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है, या हमने आपकी रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है, आपकी रिक्वेस्ट को 15 दिन के अंदर अंदर हम एड्रेस कर देंगे। तो वो जो कंप्लेन है उसको 15 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज़। तीसरी, एक कंप्लायंस अथॉरिटी भी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जो कि हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करेगी कि कितनी इनके पास में कंप्लेंट्स आई, कितने ग्रीवांसेस आए, और उन ग्रीवांसेस को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एड्रेस किया या नहीं किया, वो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें तो देखो आई हैं सोशल मीडिया के लिए। दूसरी तरफ डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है कि इनको अब से जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केबल टीवी नेटवर्क, इनके रेगुलेशन और एक्ट से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जो कि कोड ऑफ एथिक्स के बेसिस पे इन डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को चेक करती रहेगी कि कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक पैनल भी फॉर्म करने की बात की है,
जो कि इन सभी मैकेनिज्म्स पे ध्यान देगी, किससे रिलेटेड, जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे। 2 हो गए। तीसरा, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को ये कहा है कि आपके पास में जो कंटेंट है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में आप देख सकते हो अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब या फिर जो नेटफ्लिक्स, इन पर जो भी कंटेंट अगर शो कर रहे हैं वो, तो उनको उस कंटेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में। जैसे कि यूनिवर्सल, जिसको सब देख सकते हैं जिन वीडियोस को, यूनिवर्सल ऑब्लिक ए, दैट मीन्स यूनिवर्सल भी देख सकता है और एडल्ट भी, और उम्र बच्चे की मतलब कोई भी इंडिविजुअल उसकी 7 साल से ज़्यादा हो, वो कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी यू ऑब्लिक ए, 13+ एज का होना, और चौथा है यू ए 16+ और एक है ए एडल्ट। तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना पड़ेगा वीडियो को कि किस पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लोग उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जो भी कंटेंट शेयर किया जा रहा है इन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर, उन कंटेंट की कैटेगरी अगर यूनिवर्सल ऑब्लिक एडल्ट है और 13 साल से ज़्यादा के बच्चे देख पा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो एप्लीकेशन है ना, मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशन है, चाहे वो यूट्यूब हो, अमेजॉन प्राइम हो या नेटफ्लिक्स हो, उस पर एक पेरेंटल लॉक भी इंट्रोड्यूस किया जाए कि जब तक माता पिता उस पेरेंटल लॉक को ना खोलें तब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे बच्चे को एक्सेस करना। इसके अलावा एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी डाला जाएगा अगर कंटेंट जो है वो एडल्ट वाली कैटेगरी में आता है। तो ऐसे करके ये कैटेगराइजेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, आपको समझ में आया होगा। आगे अब देखते हैं इन आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सॉफ्ट टच ओवरसाइट्स, जैसे कि ये हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, यहाँ पर क्या है, कंटेंट का मिसयूज़ किया जाता है, नेशनल स्टेबिलिटी को थ्रेट रहता है, इसलिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है। देखो, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसमें एक सेक्शन है 79A। उस सेक्शन के बेसिस पे अगर कोई भी कंटेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे अगर शेयर किया जाता है, तो उस कंटेंट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी है तो उन प्लेटफॉर्म्स को इम्यूनिटी देना। तो उससे क्या हो जाता है, वो सेफ हार्बर्स बन जाते हैं, एक ऐसे प्लेस बन जाते हैं जहां पे लोग अपने कंटेंट को इजीली शेयर कर दें और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। तो उसी चीज़ को क्लियर करते हुए ये लॉज डिक्लेयर किए हैं कि भाई अब आप ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करोगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, बाकी डिटेल जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिए, क्या प्रोविजंस है, क्या इनके रेपरकशंस हैं, क्या इसका असर रहेगा, वो हमने सुबह एडिटोरियल डिस्कशन में पूरा डिटेल में देखा था। फिर बात आ जाती है ग्लोबल ट्रेंड क्या है। देखो, इस तरीके के लॉज है ना, सिंगापुर से लेकर जर्मनी तक लाए जा चुके हैं, बट वहां पर जो मुद्दा था वो ये कि प्रिवेसी तो एक तरफ है और दूसरी तरफ इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना, तो दोनों में क्या चीज़ सुपीरियर रहेगी। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, गवर्नमेंट की तरफ से ये पहला कदम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए, उनकी एसेंशियलिटी फिक्स की जाए, उनको प्रॉपर फोकस्ड वे में रेगुलेट किया जाए इन बिग टेक्नोलॉजी फॉर्म्स को, जिससे कि कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर आराम से मेंटेन किया जा सके। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रॉडली, उसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है कि कैसे भी करके इन टेक्निकल जाइंट कंपनीज़ की रेगुलेशन की जा सके, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो। इन्होंने मिलकर अपने अपने अलग अलग रेगुलेशंस तैयार किए हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंसर्न है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रिवेसी को मेंटेन करना है। हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल की प्रिवेसी के साथ साथ में इंडिविजुअल की ग्रीवांसेस को भी मैटर किया जा रहा है, और साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट ना पहुँचे, बहुत ज़रूरी बात है। तो ये जो रूल्स हैं इनसे रिलेटेड आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर प्रिवेसी बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बेसिस पे कि हाँ हमें किस तरीके से जो इंडिविजुअल की प्रिवेसी को मेंटेन रखना है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की अकाउंटेबिलिटी, जिनमें ये बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इन पर थोड़ी सी लगाम लगाना, इनको रेगुलेट करना, इनको अकाउंटेबल बनाना इज़ अ बिग क्वेश्चन। उसी के बारे में ये बिल पर डिस्कशन चल भी रहा है और ये रूल्स हैं वो भी लॉन्च कर दिए हैं गवर्नमेंट ने।
अब अगर हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेन पेज पे, जहां पर इसी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको और समझते हैं। एक्सप्लेन पेज पे जो आर्टिकल है उसका नाम है इनसाइड न्यू सोशल मीडिया कोड। देखेंगे अगर इसमें देखो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, कंसर्न्स रेज किए हैं, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चल रहा है। सोशल मीडिया कंटेंट बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो रहा है, कहने का मतलब कि गलत फेक इन्फॉर्मेशन का फैलना, फेक न्यूज़ का स्प्रेड होना, इससे लेकर के नेशनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचता रहता है। और अभी जो ओवर द टॉप कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जिनके बारे में आपको मैं एग्जांपल दे ही चुका हूं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम आपको पता है ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो इसमें एक बिल्कुल क्लियरली एनविसाज किया हुआ है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, अगर वो एक थ्रेशोल्ड के बाद में अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं फुलफिल कर पाती हैं तो गवर्नमेंट वहां पर इंटरवीन करेगी और फिर उसके बाद में उनको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो जिसके बारे में हमने देखा। अच्छा, न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स के लेवल को ही या उनके लिए जो रेगुलेशन है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है बैकग्राउंड क्या है इसका। देखो इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, 2019 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इवन राज्यसभा में भी डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये बायसनेस पे काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अपने हिसाब से किस कंटेंट को रोकना है, किस कंटेंट को प्रमोट करना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर देखिए ग्रेविटी क्या है या फिर कहाँ पर कौन से कंट्री में आप काम कर रहे हो। दूसरा, यूजर्स जो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम अपना यूज़ करते हैं, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो या कहीं फेसबुक पे आपका अकाउंट है, व्हाट्सएप पे कुछ कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं तो उनको भी एड्रेस करवाना बहुत ज़रूरी थी। कहने का मतलब कि इंडिविजुअल के राइट्स का जहाँ पर भी हनन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट कर रही हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न थी गवर्नमेंट। रही सही में 26 जनवरी को जो वायलेंस आउटब्रेक हुआ था रेड फोर्ट पे, उसमें जो जिन लोगों का ट्विटर पे पूरा एक तरीके से उनका कैंपेन चल रहा था, उस कैंपेन को, एक सेकंड आप रुकिए, तो 26 जनवरी को जो आउटब्रेक हुआ ना, वायलेंट आउटब्रेक रेड फोर्ट के पास में, वहां पर पुलिस के जो एक्शन को ट्विटर ने कुछ मतलब एक तरीके से उस इंसिडेंट को तो एक तरीके से नेगेटिवली लिया, और जबकि कैपिटल हिल में जब पुलिस ने जो एक्शन लिया उसको प्रमोट किया। और उसके बाद में हमारे जो आईटी मिनिस्टर उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी भेजी कि 1200 अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट्स को आप ब्लॉक कर दो, तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्जेजरेट हो गई सिचुएशन, और तब जाकर के ये लॉज या फिर ये रूल्स लाए गए हैं। सेक्शन 79 ऑफ, मैंने 79A बोल दिया था शायद, सॉरी, सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये एक सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे कोई भी कंटेंट अगर शेयर हो रहा है तो उसके लिए इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, इन इंटरमीडियरीज को अकाउंटेबल बनाने के लिए ये लॉज लाए गए हैं कि ये डिलीजेंटली काम करें। दैट मीन्स कि इनके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी शेयरिंग हो रही है तो उस डेटा को एक बार चेक जरूर करें। तो इसी चीज़ के लिए ध्यान में रख करके लॉज बनाए। दूसरा, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ग्रीवांस अगर आती है तो उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ हमारे पास आपकी कंप्लेन आ गई है, और 15 दिन के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करना ज़रूरी है। साथ में ये जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये जो रूल्स ने अपनी तरफ से दिए हैं, तो क्या सोशल मीडिया कंटेंट को रिमूव करने की बात भी कर रहा है? जी बिल्कुल। 10 ऐसी कैटेगरीज बताई गई हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, डिफेंस, इंडियन सिक्योरिटी, या फिर जेंडर को लेकर के कोई मुद्दा है, जेंडर इशू को लेकर के, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट अगर शेयर कर रहा है जो कि कॉग्निजेबल है, जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि हाँ वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कंटेंट है, तो और या फिर कोई डिफेमेटरी, ऑब्शंस, या फिर कोई पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट हो, तो उन कंटेंट को हटवाने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी इंसिडेंट या ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि हमारे इंडिया के जो लॉज हैं
उनके खिलाफ जा रहे हों तो उनको कंटेंट को हटाने की ऑब्लिगेशन रहेगी उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो 36 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को रिमूव कर दे। ठीक है, इसके अलावा फिर बात आ जाती है कि ये जो ड्यू डिलिजेंस है ये सोशल मीडिया कंपनीज के लिए क्या मतलब एक मैसेज है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है ड्यू डिलिजेंस का कि 24/7 एक इनको एनफोर्समेंट एजेंसी बना करके रखनी पड़ेगी, जहाँ पर अगर कोई भी इंडिविजुअल परेशानी में है तो जल्दी से कांटेक्ट कर सके। साथ में गवर्नमेंट या फिर कोई भी एजेंसी इनसे कांटेक्ट करे तो उनको भी वहाँ पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास में आपकी कंप्लेन आ गई। अब बात आ जाती है क्या पेनल्टीज़ हैं इन कंपनीज़ के ऊपर अगर इन गाइडलाइंस को वो वायलेट करती हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पीनल एक्ट इनके बेसिस पे उनको पनिश किया जाएगा और पनिशमेंट के क्या क्या प्रोविज़न है वो हम देख लेते हैं। देखो, ऑफेंसेज अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में देखें, अगर वो कंटेंट को टेम्पर करने से या डॉक्यूमेंट को कोई चेंजेस करने से अगर लेने से संबंधित है या फिर किसी कंप्यूटर को हैकिंग से संबंधित है कि कोई ऑनलाइन मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो उसको 7 साल और 2 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। जैसे कि इसमें 2 लाख रुपए तक ये, ऐसे ही सेक्शन 66 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसमें अगर कोई बंदा किसी भी लैपटॉप में या किसी भी नेटवर्क के थ्रू बिना ऑनर की परमिशन के और उसके कंप्यूटर में जो कंटेंट है उसको चेंज कर दे या फिर कोई डैमेज कर दे प्रॉपर्टी को, तो उस पर 5 लाख रुपए तक का फाइन और 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 67A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें प्रोविजन क्या दिया हुआ है कि कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जैसे पोर्नोग्राफी या किसी भी तरीके का एक्सप्लिसिटली ओपनली सेक्सुअल कंटेंट अगर कोई शेयर करता है तो उस कंडक्ट को रोकने के लिए पहली बार में तो उस इंडिविजुअल को जो ऑफेंस कर रहा है उसको 10 लाख रुपए का फाइन और 5 साल तक की सजा, और अगर दोबारा वही ऑफेंस रिपीट करता है तो 7 साल की सजा बढ़ा दी जाएगी, मतलब 7 साल तक की सजा होगी। इसी तरीके से अगर इंटरमीडियरीज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म के जो ऑनर्स हैं, जो पूरे एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो अगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बताया कि भाई हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट है, हमारे इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा अंडर थ्रेट है, तो आप कोई भी कंटेंट है उसको हटा दो, और वो एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट इंटरमीडियरी, उस कंपनी का वो एग्जीक्यूटिव अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसको फिर 7 साल की सजा होगी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में, सेक्शन 69 के अंडर में। तो अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में और क्या प्रोविजंस है, जैसे करंट लॉज की बात करें, जैसे आईटी एक्ट की बात करें, तो डेटा प्रिवेसी ऑन इंटरनेट, इसको लेकर के सोशल मीडिया यूजर्स को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइडर। देखो, ऐसे तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इस एक्ट में कोई दिया हुआ है नहीं आईटी एक्ट में, बट प्रिवेसी को डिफाइन करना अभी तक क्लैरिटी नहीं है प्रिवेसी को लेकर के, है ना, डेटा प्रिवेसी का कंटेंट है इसमें। बट सेक्शन 43A के अंडर में कुछ कॉम्पनसेशन देने की बात की गई है इन इंटरमीडियरीज के द्वारा अगर वो नेग्लिजेंट रहती हैं, अगर किसी की प्रिवेसी को हार्म पहुंचता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। तो वहां पर एक रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स को फॉलो करने की बात की गई है सेक्शन 43A के अंडर में। ऐसे ही सेक्शन 72 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें इम्प्रिजनमेंट की बात भी कही गई है, और 72A इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो कंटेंट को टाइम टू टाइम शेयर भी करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ के साथ में अगर कोई क्रिमिनल पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ मुद्दा आ गया हो तो। और ओवर द टॉप सर्विसेज के बारे में हमने देख ही लिया है कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि किस तरीके से 5 कैटेगरीज में कौन कौन सी एज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन से वीडियोस देख सकते हैं और क्या उनके लिए क्राइटेरिया होगा, वो हमने शुरुआत में देख ही लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सेंटर ने अपोज किया है सेम सेक्स मैरिजेस के अगेंस्ट में कि ये इंडियन फैमिली कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जहां पर सेम सेक्स के लोगों ने अपनी मैरिज को रजिस्टर करने के लिए डिमांड की है, तो उस चीज़ को मतलब एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मना किया जा रहा है। देखो, आईपीसी के सेक्शन 377 जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर रहा था,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज जौहर केस में बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था कि बोले कि सेम सेक्सुअलिटी में अगर कोई मैरिज अपनी करता है तो उस चीज़ को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो, ये उनकी पर्सनल इशू है आर्टिकल 21 के अंडर में। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है, अच्छा ये प्रोविज़न किस बेसिस पे, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके बेसिस पे, स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके बेसिस पे, और फॉरेन मैरिज एक्ट है उसके बेसिस पे डिमांड की जा रही है कि सेम सेक्स की मैरिजेस को रजिस्टर भी करना अलाउ कर दो। बट सेंटर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नवतेज जौहर केस था उसमें ये कहा था कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर सेम सेक्स की मैरिजेज होती हैं तो। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको लेजिटिमेट बता दिया कि स्टेट के इंटरेस्ट में है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चरल एथोज हैं उनके हिसाब से या सोसाइटल जो मोरालिटी है, सोसाइटी की मोरालिटी है, उसके हिसाब से वो लेजिटिमेट थोड़े ना हो गए। बस ये चीज़ बोल करके यहाँ पर सेंटर अपनी तरफ से मना कर रहा है कि इनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है नहीं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में हम देखें तो वो तो सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ना। इसका मतलब कानून क्या कहता है और कानून का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करोगे, और कानून तो फिर पार्लियामेंट बनाएगी या फिर एग्जीक्यूटिव अपनी तरफ से रूल्स बनाएंगे। तो उसके हिसाब से आप जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको आप देखो, और दूसरी तरफ सेम सेक्स की मैरिज को आप लेजिटिमेसी देना चाह रहे हो, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये चीज़ कह करके सेंटर अपनी तरफ से बोल रही है कि सोशल मोरालिटी और जो एग्जिस्टिंग इंडियन फैमिली यूनिट्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चों के लिए फिर आगे बढ़ते हैं और उसी के लिए आगे काम करते हैं, जो कि रियलिटी में अगर सेम सेक्स के लोग अगर शादी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब तो देखो और तो बाकी डेफर कर दिया है इस पूरे मुद्दे को, अप्रैल 20 को उस पर हियरिंग होगी, इस पर एडिटोरियल आएगा तो और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत सही है ये, ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। तो प्रीवियस आर्टिकल में ये तो क्लियर हो ही गया ना कि शादी करने की जो इच्छा है, राइट टू मैरी है, वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21। ये आ चुका है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, 2019 में था या 2020 में, ऐसे कुछ था वो। अब देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड राइज का मतलब क्या होता है और उसके मायने क्या है इन्वेस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो बेसिकली मुद्दा तो आपको पता है ही, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो बॉन्ड यील्डिंग है वो बढ़ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इंडिया में भी, और इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो डिक्लाइन भी कर गया। 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्च की हुई है उनकी यील्डिंग 6.2% पहुंच गई है, और यूएसए में बॉन्ड यील्डिंग है वो राइज होती चली जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है उसने और गवर्नमेंट ने लगभग $1.9 ट्रिलियन का बूस्ट देने की बात कही है इकोनॉमी को। तो इससे क्या होता है वो अब जानते हैं। देखो बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली बॉन्ड यील्ड वो रिटर्न होती है जो एक इन्वेस्टर को किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद मिलती है, ये है मेन चीज़। तो और वो किसी बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड यील्डिंग को अफेक्ट करेंगे, तो उनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको क्या मैनेज करके चल रहे हैं। दूसरा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है मार्केट में, गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन क्या है, गवर्नमेंट कितना बोरो करना चाह रही है मार्केट से, ग्लोबल मार्केट की क्या पोजीशन है, इकोनॉमी किस स्टेज में चल रही है, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, इन सब को मिला करके फिर बाद में इफेक्ट जाता है बॉन्ड यील्ड पे। कोई एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी हमने देखा कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट भी मार्केट से उठाना चाह रही है, उसका असर भी कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्डिंग पे देखा गया है। अब देखो यहाँ पर कि बॉन्ड यील्डिंग का क्या रिलेशन है इंटरेस्ट रेट से। देखो अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जा रही है ना तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को सस्ते में लोन मिल जाएगा। अगर कोई भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको सस्ते में लोन मिल जाएगा। अब आप बताओ, उनको सस्ते में लोन मिल रहा है तो वो क्या मार्केट से पैसा उठाएंगे? नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड की प्राइस को वो राइज कर देंगे, बढ़ा देंगे कि हाँ भाई हमारे बॉन्ड की प्राइस, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ गई ना, उनके पास पैसा अवेलेबल है। तो इससे क्या हो गया, बॉन्ड प्राइस राइज हो गई, और बॉन्ड प्राइस राइज अगर हो गई तो बॉन्ड यील्ड जो है वो डाउन चली जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए अट्रैक्शन का थोड़ा स्कोप कम बन पाता है। अब आप देखो यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मतलब कम हो रही है,
तो बॉन्ड प्राइस राइज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फॉल, ठीक है, बॉन्ड प्राइस राइज और बॉन्ड यील्ड डाउन। अब इसका जस्ट उलट कर लो कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज कर रही है तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड प्राइस क्या होगी, वो फॉल कर जाएगी और बॉन्ड यील्ड जो है वो भी राइज कर जाएगी। और बॉन्ड यील्ड अगर राइज कर रही है ना, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बॉन्ड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका फायदा कम हो जाएगा। तो आप यहां पर सिर्फ इतना सा दिमाग लगाओ कि इंटरेस्ट रेट्स का असर बॉन्ड यील्ड पे पड़ता है, और बॉन्ड यील्ड अगर ज्यादा हो गई ना, इसका मतलब बॉन्ड की प्राइस अगर ज्यादा हो गई तो लोगों को पैसा रिटर्न में कम मिलेगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, और इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो स्टॉक मार्केट डाउन चला। इसके लिए क्या करते हैं फिर लोग कि इक्विटी की बजाय फिर विश्वास करना शुरू कर देते हैं डेट में। इक्विटी का मतलब कि अपनी खुद की हिस्सेदारी कंपनी में ले लेनी, और डेट का मतलब आप कंपनी को उधार देते हो। तो अगर इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी आपको रिटर्न कम देगी, तो आप इक्विटी की तरफ क्यों जाओगे। और बॉन्ड यील्ड में यही होता है कि रिटर्न कम मिलना शुरू हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी से पैसा निकालते हैं और डेट में मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलेगा, तो इस वजह से वो डेट की तरफ स्विच कर जाते हैं। दूसरा, ये तो हो गया लोकल। अब रही सही में आप देखोगे बॉन्ड यील्ड अगर राइज होता है ना, तो हमारे यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो कैसे, कि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ये देख करके कि उनको रिटर्न कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिचुएशन देखो कि इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है और यूएसए में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, बट यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएसए की मार्केट में हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा इंडिया के कंपैरिजन में, तो वो लोग कहां पे अट्रैक्टेड फील करेंगे, यूएसए की तरफ, क्योंकि यूएसए जो है वो एक सेफ प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसी को ध्यान में रख करके वो यूएसए के बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो दोनों घाटे हो गए। नंबर वन, इंडिया में बॉन्ड यील्ड बढ़ी तो इसकी वजह से इक्विटी से उन्होंने डेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर यूएसए की बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, यूएसए एक अट्रैक्टिव मार्केट बन जाता है, या यूएसए जैसे दूसरे कोई कंट्री अट्रैक्टिव मार्केट बन जाते हैं, तो लोग वहीं पे जाके इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में क्यों करेंगे, क्योंकि इंडिया तो एक ग्रोइंग कंट्री है, जबकि यूएसए जैसे कंट्रीज तो डेवलप्ड है, तो वो तो सेफ जगह देखेंगे ना कि कहां पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। ये है सारा मुद्दा, इस चीज को हमने अच्छे से समझा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार आर्टिकल को फिर से रीड आउट कर सकते हो अच्छे से, और बाकी इस डिस्कशन में हमारे पास में जो कंटेंट था वो हमने ऑलरेडी देखा। अच्छा, एक चीज और आती है कि इक्विटी मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में उनको थोड़ा ये भी देखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट से पहले कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लग रही है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि इक्विटी में मार्केट में जो बॉन्ड्स हैं उनमें अगर पैसा इन्वेस्ट वो करना चाह रहे हैं तो उस केस में उनको ये चेक करना पड़ता है कि अगर वो पैसा कहीं और लगाते तो क्या रिटर्न उनको ज्यादा मिलता। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि एक ऑल्टरनेटिव में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और बाकी कितने ऑल्टरनेटिव्स आपने मिस कर दिए, तो वो मिसिंग जो हो गया ना वो आपका लॉस हो गया, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड ज्यादा होने की वजह से और बढ़ जाती है, तो लोग जल्दी से इक्विटी में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। और रही सही में आपको बताइए गवर्नमेंट 12,000 करोड़ का 12,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट से पैसा भी उठाने वाली है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा इस चीज को हाईलाइट करता है कि हाँ बॉन्ड यील्ड अभी और बढ़ सकती है, या फिर ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट और क्या स्टैंड लेना चाह रही है। आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है अभी तक अपनी कंसोलिडेटेड रखी है, अकोमोडेटिव रखी है, रेपो रेट्स को राइज नहीं किया, स्टेबल रखा है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल एक सिनेरियो बनता है कि इन्वेस्टमेंट का माहौल क्या चल रहा है देश में, और उसी का असर पड़ता है एफपीआई पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे, और उसी का असर आता है दिखाई देता है स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।